क्या आप थक चुके हैं इस एहसास से कि आपको हर चीज की परवाह करनी चाहिए? करियर सक्सेस, सोशल मीडिया अप्रूवल और सेल्फ हेल्प परफेक्शनिज्म से लेकर मॉडर्न लाइफ आपसे लगातार अटेंशन मांगती है और आपको अंदर से खाली कर देती है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एक अलग रास्ता दिखाती है। एक्सेप्शनल बनने की कोशिश छोड़िए और उन चीजों पर फोकस कीजिए जो सच में मायने रखती हैं। ये कोई और फील गुड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स मैनुअल नहीं है। ये एक ब्रूटली ऑनेस्ट गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे कम परवाह करके सेलेक्टिवली, इंटेंशनली और मीनिंगफुली एक बेहतर जीवन जिया जा सकता है। मार्क मैनसन अपने शार्प ह्यूमर, प्रैक्टिकल फिलॉसफी और उस बात को कहने की हिम्मत के साथ सामने आते हैं जो बाकी लोग कहने से डरते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो हर समय पॉजिटिव, ड्रिवन या परफेक्ट रहने के प्रेशर से थक चुके हैं। चाहे आप हसल कल्चर में फंसे एक यंग प्रोफेशनल हो, एक्सपेक्टेशन से दबे एक स्टूडेंट हो या केओस के बीच क्लैरिटी खोज रहे हो, ये किताब आपको चैलेंज करेगी और सही तरीके से करेगी। अगर आप तैयार हैं गलत चीजों के लिए फक देना बंद करने के लिए और उन चीजों की परवाह शुरू करने के लिए जो सच में मायने रखती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मॉडर्न लाइफ हमें एक ही मैसेज बार बार देती है, आपको एक्सेप्शनल होना चाहिए। हर जगह सोशल मीडिया, सेल्फ हेल्प बुक्स, एंटरप्रेन्योरियल मैनिफेस्टोज आपको कहा जाता है कि बिगर ड्रीम करो, हार्डर हासिल करो और ग्रेटनेस से कम पर सेटल मत हो। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सिर्फ अपने जॉब में अच्छे नहीं बल्कि वाइडली सक्सेसफुल हो, सिर्फ फिट नहीं बल्कि सिक्स पैक हो, सिर्फ हैप्पी नहीं बल्कि हर समय जॉय रेडिएट करें। और अगर आप अभी एक्सेप्शनल नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, हजारों टॉप 10 लिस्ट्स, वेबिनार्स और ऑप्टिमाइजेशन हैक्स मौजूद हैं आपको ठीक करने के लिए। लेकिन इस लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट के प्रेशर का एक डार्क साइड भी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश एक पैराडॉक्स पैदा करती है। जितना आप मोर बनने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपको याद दिलाया जाता है कि आप एनफ नहीं हैं। हर इंस्टाग्राम सक्सेस स्टोरी एक आईने की तरह बन जाती है जो आपकी परसीव्ड मीडियोक्रिटी दिखाती है। हर ओवरनाइट सक्सेस आपकी प्रोग्रेस को पेनफुली स्लो महसूस कराती है और हर प्रोडक्टिविटी गुरु जो 5 AM मिरेकल रूटीन का वादा करता है, वो चुपचाप ये संकेत देता है कि आपकी करंट लाइफ डिफॉल्ट में ही फेलियर है। स्पेशल बनने का ऑब्सेशन अब एक नए तरह का एंटाइटलमेंट बन चुका है। पहले एंटाइटलमेंट एरोगेंस या सुपीरियरिटी के रूप में दिखता था, ये मानना कि बिना एफर्ट के सक्सेस मिलना चाहिए। आज ये एंग्जाइटी के रूप में दिखता है, ये विश्वास कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये सोच एम्पावरिंग नहीं है, ये एग्जॉस्टिंग है। ये सेल्फ वर्थ को एक परफॉर्मेंस मैट्रिक बना देती है और लाइफ को एक एंडलेस चेज में बदल देती है। आयरनी ये है कि ज्यादातर लोग डेफिनेशन के हिसाब से अधिकतर चीजों में एवरेज होते हैं। ये फेलियर नहीं है, ये मैथ है। लेकिन मॉडर्न कल्चर एवरेज को एक डर्टी वर्ड की तरह ट्रीट करती है, जैसे अपनी ऑर्डिनरीनेस को एक्सेप्ट करना सरेंडर हो। लेकिन इसमें बहुत फ्रीडम है। जब आप एक्सेप्शनल बनने की जरूरत छोड़ देते हैं तो आप वैलिडेशन के बजाय वैल्यूज के आधार पर डिसीजंस लेने लगते हैं। आप दूसरों की क्यूरेटेड हाइलाइट से खुद को कंपेयर करना छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ में जो सच में मायने रखता है उस पर ध्यान देने लगते हैं। ट्रू कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आता कि आप दूसरों से बेहतर हैं, ये इस बात से आता है कि आपको ऐसा होने की जरूरत नहीं महसूस होती। ये इस बात से आता है कि आप जानते हैं आप जैसे हैं वैसे ही एनफ हैं। इवन अगर आप सीईओ नहीं हैं, स्टार्टअप फाउंडर नहीं है या वायरल सेंसेशन नहीं है। ये उस व्यक्ति की क्वाइट स्ट्रेंथ है जिसे अब खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये मीडियोक्रिटी का कॉल नहीं है, ये सैनिटी का कॉल है। असली करेज अलग दिखने में नहीं है बल्कि बिना दिखावे के सामने आने में है। एक ऐसी दुनिया जो इंप्रेसिव बनने के ऑब्सेशन में डूबी हुई है, शायद सबसे सबवर्सिव काम जो आप कर सकते हैं वो है स्पेशल बनने की परवाह छोड़ देना और रियल होने की परवाह शुरू करना। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी हैप्पीनेस के पीछे भागते रहते हैं, जैसे वो कोई डेस्टिनेशन हो, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ परफेक्टली सेट हो जाने के बाद पहुंचा जा सकता है। सही रिलेशनशिप, सही जॉब, सही अपार्टमेंट जिसमें एनफ नेचुरल लाइट हो। लेकिन यही परस्यूट अक्सर इसके उलट नतीजा देती है। जितना आप हैप्पीनेस का पीछा करते हैं उतना ही वो आपसे दूर होती जाती है। ये एक्सीडेंट नहीं है, यही हैप्पीनेस के काम करने का तरीका है। इस पैराडॉक्स के कोर में एक सिंपल ट्रुथ छुपा है। पेन और स्ट्रगल हैप्पीनेस के रास्ते से कोई डिटॉर नहीं है, वे उसी रास्ते का हिस्सा है। ग्रोथ कंफर्ट में नहीं होते, वो तब होती है जब चीजें मुश्किल होती हैं, जब हम स्ट्रेच होते हैं, जब हमें किसी अनकंफर्टेबल चीज का सामना करना पड़ता है और हम उससे थोड़ा स्ट्रॉन्गर, थोड़ा वाइजर बनकर बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सफरिंग अपने आप में अच्छी है,
इसका मतलब ये है कि सफरिंग अनअवॉइडेबल है, और असली बात ये है कि हम उससे कैसे एंगेज करते हैं। ये आइडिया कि हैप्पीनेस एक कांस्टेंट स्टेट होनी चाहिए एक मॉडर्न मिथ है। लाइफ परपेचुअल कंटेंटमेंट के लिए डिजाइन नहीं हुई है। इसमें फ्रिक्शन भरा हुआ है, कन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स, फेल्ड प्लान्स, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस और अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। हैप्पीनेस को डिफॉल्ट मानने की एक्सपेक्टेशन ही और अनहैप्पीनेस पैदा करती है, जब रियलिटी उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाती। जब लोग सैड, एंग्शियस या फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं तो वे सोचते हैं कि उनमें कुछ गलत है, लेकिन ये इमोशंस ह्यूमन होने का हिस्सा है। इनको डिनाई करके नॉनस्टॉप पॉजिटिविटी के पीछे भागना डिससैटिस्फैक्शन को और गहरा कर देता है। असल में मीनिंग और फुलफिलमेंट प्रॉब्लम से बचने में नहीं, बल्कि बेटर प्रॉब्लम्स चुनने में मिलता है। हर किसी के पास प्रॉब्लम्स होते हैं। सवाल यह है कि क्या आपके प्रॉब्लम्स मीनिंगफुल हैं? क्या वे आपके वैल्यूज से जुड़े हैं? क्या वे किसी ऐसी चीज से जुड़े हैं जिसकी आपको सच में परवाह है? सुबह जल्दी उठकर नॉवल लिखने का डिस्कम्फर्ट या मैराथन के लिए ट्रेनिंग करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो पर्पसफुल है। ये सफरिंग है, बट इन सर्विस ऑफ समथिंग वैल्यूएबल। यही वजह है कि वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट हैं। जब लोग अपनी लाइफ को शैलो या रिएक्टिव वैल्यूज के आधार पर ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि लाइक्ड होना, हमेशा अच्छा फील करना या कभी क्रिटिसाइज का होना, तो वे रिएक्टिवली जीते हैं, हमेशा वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हैं या डिस्कम्फर्ट से बचते रहते हैं। लेकिन जब वैल्यूज डेलिबरेटली चुनी जाती हैं, जैसे ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन या क्यूरियोसिटी, तो वे डिसीजन मेकिंग के लिए एक फ्रेमवर्क देती हैं जो मोमेंटरी फीलिंग से कहीं ज्यादा गहरा होता है। तब हैप्पीनेस एक गोल कम और एक बाय प्रोडक्ट ज्यादा बन जाती है। ये डिफिकल्टी से बचने से नहीं मिलती, ये तब इमर्ज होती है जब आप लाइफ को पूरी तरह से जीते हैं, उसकी मेसीनेस सहित। स्ट्रगल सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जिसे सहन करना पड़े जब तक हैप्पीनेस आए। ये उसी टेरेन का हिस्सा है, और अगर सही तरीके से चुना जाए तो ये रिवॉर्ड का भी हिस्सा बन जाता है। कोई भी पेन से नहीं बच सकता। लाइफ अपनी नेचर में ही स्ट्रगल से भरी है, फाइनेंशियल, इमोशनल, प्रोफेशनल, एग्जिस्टेंशियल। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते, वे इवॉल्व होते हैं। एक सॉल्व करो, दूसरा आ जाता है। कि ये नहीं है कि आप सभी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करें, कि ये है कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स चुनें जो आपके लिए मैटर करते हैं। ऐसे स्ट्रगल्स जिनके लिए आप सुबह उठने को तैयार हों, ऐसा डिस्कम्फर्ट जिसमें आप खुद को विलिंगली डाल सकें। बहुत से लोग ऐसे जीते हैं जैसे सफरिंग सिस्टम में कोई ग्लिच हो, कुछ ऐसा जिससे बचना चाहिए। लेकिन पेन लिविंग एक्सपीरियंस का हिस्सा है। सवाल ये नहीं है कि आप सफर करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि आपकी सफरिंग आपको कहीं ले जाती है या नहीं। एक बहुत बड़ा फर्क है उस जॉब की डेली ग्राइंड में जो आप सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो फेमिलियर है, और उस ग्राइंड में जो आप किसी ऐसे काम के लिए करते हैं जिस पर आप सच में बिलीव करते हैं। डिस्कम्फर्ट शायद सेम लगे, लेकिन मीनिंग सब कुछ बदल देता है। जिन चीजों से लाइफ में मीनिंग आता है उनमें अक्सर सैक्रिफाइस शामिल होता है। डीप रिलेशनशिप्स बनाना, मीनिंगफुल वर्क क्रिएट करना, हेल्दी रहना, इन सब में अपनी अपनी हार्डशिप होती है। लेकिन जब ये हार्डशिप कॉन्शियसली चुनी जाती है तो ये पर्पस क्रिएट करती है। आप इंटीमेसी मेंटेन करने के लिए सफर करते हैं, मास्टरी हासिल करने के लिए सफर करते हैं, स्ट्रॉन्गर बनने के लिए सफर करते हैं, और क्योंकि आपने इसे चूज किया है, ये सफरिंग बेयरेबल हो जाती है, कभी कभी फुलफिलिंग भी। इसका उल्टा भी सच है। पेन को अवॉइड करना उसे खत्म नहीं करता, ये बस एक डिस्कम्फर्ट को दूसरे अक्सर वर्स डिस्कम्फर्ट से रिप्लेस कर देता है। आज एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से बचिए और कल रिजेंटमेंट का बोझ उठाइए। आज पैसे बचाने की एफर्ट से बचिए और कल फाइनेंशियल एंजाइटी का सामना कीजिए। जब आप हार्ड चॉइसेस अवॉइड करते हैं तो आप कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड नहीं करते, बस उन्हें डीले करते हैं। यहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ब्लेम नहीं है, इसका मतलब है उस रोल को ओन करना जो आप अपनी रियलिटी को शेप करने में निभाते हैं। इसका मतलब है ये मानना कि भले ही कुछ आपकी फॉल्ट ना हो, फिर भी वो आपकी प्रॉब्लम है जिसे आपको डील करना होगा। और इसी ओनरशिप में पावर छुपी है, क्योंकि जब आप अपने प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप उन्हें बदलने की अपनी एबिलिटी भी एक्सेप्ट करते हैं। एक ऐसी कल्चर जो हमेशा अच्छा फील करने के ऑब्सेशन में डूबी हुई है, अक्सर फ्रीडम को डिस्कम्फर्ट की एब्सेंस समझ बैठती है। लेकिन रियल फ्रीडम का मतलब सभी कंस्ट्रेंट्स को हटाना नहीं है। इसका मतलब है अपने कंस्ट्रेंट्स को खुद चुनना। ये तय करना कि आप किस चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, किस डिस्कम्फर्ट को एंड्योर करने को तैयार हैं, और किन वैल्यूज़ के साथ खड़े रहेंगे, इवन जब ये इनकन्वीनियंट हो। अपने स्ट्रगल्स चुनने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें एंजॉय करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप मानते हैं कि वे वर्थ इट है। और जब लाइफ इनेविटेबली हार्ड हो जाती है,
एंड ये होगी, तो ये जानना कि आपने खुद ये फाइट चुनी है आपको आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। ये कम प्रॉब्लम्स होने की बात नहीं है, ये बेटर प्रॉब्लम्स चुनने की बात है। ऐसे प्रॉब्लम्स जो उस इंसान से अलाइन करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। मॉडर्न साइकी में एक अजीब मिथ घर कर चुका है। ये आइडिया कि स्पेशल होना ही बेसलाइन है, कि हर कोई ग्रेटनेस के लिए बना है, कि सिर्फ आपका एग्जिस्टेंस ही अपलॉज डिजर्व करता है। ये इमोशनल लेवल पे वैसा ही है जैसे सिर्फ मौजूद होने के लिए ट्रॉफीज देना, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा ग्राउंडिंग है। आप स्पेशल नहीं है, और ये इंसल्ट नहीं है, ये लिबरेशन है। एंटाइटलमेंट दो मास्क्स पहनता है। पहला ऑब्वियस है, ये मानना कि आप दूसरों से बेहतर है, रूल्स आप पे अप्लाई नहीं होते और आपको सक्सेस सिर्फ इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि आप उसे चाहते हैं। दूसरा सटल है लेकिन उतना ही टॉक्सिक, ये मानना कि आपके प्रॉब्लम ज्यादा ट्रैजिक है, आपका पेन ज्यादा प्रोफाउंड है और आपकी सर्कमस्टांसेस दूसरों से ज्यादा इम्पॉसिबल है। दोनों ही फॉर्म्स का रिजल्ट एक ही होता है, स्टैग्नेशन। अगर आप खुद को फेल होने के लिए बहुत अच्छा मानते हैं या ट्राई करने के लिए बहुत ब्रोकन, तो आप वहीं के वहीं स्टक रह जाते हैं। यह मानना कि आप यूनिकली एक्सेप्शनल है एक कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करता है परफॉर्म करने का, अपनी स्पेशलनेस को प्रूव करने का। अगर आप सक्सीड नहीं करते तो शायद आप स्पेशल थे ही नहीं, और यह थॉट डरावना होता है। इसलिए फेलियर का रिस्क लेने के बजाय आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, सेल्फ सैबोटाज करते हैं, ऐसे एक्सक्यूजेस बनाते हैं जो पोटेंशियल का इल्यूजन बनाए रखते हैं बिना उसे कभी टेस्ट किए। और अगर आप मानते हैं कि आपकी सफरिंग यूनिक है, तो आप हेल्प को रिजेक्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को डिसमिस कर सकते हैं ये कहकर कि ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, या सेल्फ पिटी में डूब सकते हैं क्योंकि कोई भी आपके पेन को समझ नहीं सकता। लेकिन पेन एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर कोई स्ट्रगल करता है, हर कोई सफर करता है। डिटेल्स अलग हो सकती हैं लेकिन इमोशनल टेरेन फैमिलियर होता है। और जब आप ये मानना छोड़ देते हैं कि आपकी स्टोरी चेंज के लिए बहुत एक्सेप्शनल है, तब आप प्रोग्रेस के लिए जगह बनाते हैं। ये एक्सेप्ट करना कि आप स्पेशल नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मीनिंगलेस हैं। इसका मतलब ये है कि आप ह्यूमन हैं, और ह्यूमन होना मेसी है, इम्परफेक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। आप फेल करेंगे, आप लोगों को हर्ट करेंगे, आप कई बार गलत होंगे, जितना आप मानना चाहेंगे उससे भी ज्यादा। लेकिन ग्रोथ ऐसे ही होती है, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन से नहीं, बल्कि अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करके और उनसे सीख कर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कल्चरल ऑब्सेशन ने डिसेंट, कंसिस्टेंट और ग्राउंडेड होने की वैल्यू को पीछे छोड़ दिया है। आपको डिफरेंस बनाने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको हीलिंग डिजर्व करने के लिए ट्रैजिक होने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए ऑनेस्टी, मिरर में बिना फिल्टर्स के खुद को देखने की करेज, अपने फ्लॉज को देखने की विलिंगनेस बिना उनके नीचे कोलैप्स हुए। आप स्पेशल नहीं है, लेकिन आपको स्पेशल होने की जरूरत भी नहीं है। रियल वर्क, मीनिंगफुल वर्क तभी शुरू होता है जब आप स्टैंड आउट करने की जरूरत छोड़ देते हैं और सिंपली शो अप करना शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी लोग जब ऑर्डिनरी चीजें डेलिब्रेट केयर के साथ करते हैं, वही लाइव्स बदलती हैं, वही कैरेक्टर बनता है, और वही इनफ है। बैड थिंग्स होती हैं, कभी ये किसी और की फॉल्ट होती है, कभी ये प्योर रैंडमनेस होती है। एक रेकलेस ड्राइवर की वजह से कार एक्सीडेंट, कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग की वजह से जॉब लॉस्ट होना, नेग्लेक्ट से शेप्ड एक चाइल्डहुड। ये इवेंट्स फेयर नहीं होते और आपकी फॉल्ट भी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनसे डील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये डिस्टिंक्शन अनकंफर्टेबल है लेकिन बेहद क्रूशल है। फॉल्ट कॉजालिटी के बारे में है, प्रॉब्लम किसने क्रिएट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्स के बारे में है, अब आउटकम का मालिक कौन है। इन दोनों को कंफ्यूज करना लोगों को पैरालिसिस में डाल देता है। अगर ये उनकी फॉल्ट नहीं है तो वे सोचते हैं कि उन्हें इससे डील नहीं करना चाहिए, लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। लाइफ तब तक पॉज नहीं करती जब तक सही व्यक्ति आकर चीजें ठीक न करे। अक्सर कोई नहीं आता, और इसका मतलब है कि ये आप पर है, इसलिए नहीं कि प्रॉब्लम आपने क्रिएट की, बल्कि इसलिए क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो ये बदल सकता है कि वो आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ब्लेम एक्सेप्ट करना नहीं है, ये पावर को रिक्लेम करना है। जब आप किसी सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स की ओनरशिप लेते हैं तो आप पैसिव रिसिपिएंट से एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। आप जस्टिस, अपॉलॉजी या एक्सटर्नल फिक्सेस का इंतजार करना छोड़ देते हैं।
आप एक्शन लेना शुरू करते हैं और यही माइंडसेट शिफ्ट ग्रोथ को संभव बनाता है। मान लीजिए दो लोग एक जैसे ब्रेकअप से गुजरते हैं। एक व्यक्ति पूरी तरह अपने एक्स को ब्लेम करता है, महीनों तक हर बीट्रेयल को डाइसेक्ट करता है और उस क्लोजर का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता। दूसरा व्यक्ति दर्द को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इस पर फोकस करता है कि इस एक्सपीरियंस ने उसे क्या सिखाया, उसकी बाउंड्रीज या एक्सपेक्टेशंस के बारे में। इन दोनों में से सिर्फ एक ही आगे बढ़ पाता है। फर्क पेन में नहीं है, फर्क है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की विलिंगनेस में, अपनी स्टोरी के अगले हिस्से के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना शॉर्ट टर्म में प्रोटेक्टिव लग सकता है, यह आपको गिल्ट, शेम या एफर्ट से बचाता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये धीरे धीरे आपकी एजेंसी को कमजोर कर देता है। अगर हर चीज किसी और की फॉल्ट है तो हर चीज किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है और आप वहीं फंसे रह जाते हैं, अपनी लाइफ के बेहतर होने का इंतजार करते हुए बिना खुद प्रोसेस में हिस्सा लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन नहीं है, ये एक टूल है। ये आपको हार्डशिप को नए पर्सपेक्टिव से देखने की ताकत देता है, फ्रस्ट्रेशन के बीच मीनिंग ढूंढने में मदद करता है। ये सवाल पूछता है, अब जब ये हो चुका है तो आप इसके साथ क्या करेंगे? इसके बाद आप किस तरह के इंसान बनेंगे? यही असली चॉइस है। ये नहीं कि आप जो हुआ उसके लायक थे या नहीं, बल्कि ये कि आप उसे खुद को डिफाइन करने देंगे या शेप करने देंगे। अपनी लाइफ को ओन करना, इवन अनफेयर पार्ट्स, गिल्ट का एडमिशन नहीं है, ये स्ट्रेंथ का डिक्लेरेशन है और यहीं से चेंज शुरू होता है। फेलियर को अक्सर एक फाइनल वर्डिक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर आप फेल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप गुड इनफ नहीं हैं, स्मार्ट इनफ नहीं हैं या उस चीज के लायक नहीं हैं। लेकिन असल में फेलियर का डर फेलियर से ज्यादा इस बात का डर होता है कि लोग उन्हें फेलियर होने वाला इंसान समझेंगे। और इसके नीचे एक और गहरा डर होता है कि अगर वे फेल हुए तो उनकी आइडेंटिटी ही हो सकती है। यही डर लोगों को शुरू करने से पहले ही रोक देता है। ये उन्हें कन्विंस करता है कि थोड़ा और कॉन्फिडेंट महसूस करने तक वेट करना सही है, कि थोड़ा और प्लानिंग, थोड़ा और प्रिपरेशन फर्क डाल देगा। लेकिन सच ये है, एक्शन क्लैरिटी से पहले आता है, उल्टा नहीं। आप सोचकर कॉन्फिडेंट नहीं बनते, आप एक्शन लेकर कॉन्फिडेंट बनते हैं। आप सीखते हैं करते हुए, गलतियां करते हुए और फिर एडजस्ट करते हुए। और अगर आप शुरू ही नहीं करते तो आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते। ये आइडिया कि फेलियर से बचना चाहिए सबसे बड़े मिथ्स में से एक है। प्रोग्रेस फेलियर से आती है, वो ड्रामेटिक या कैटास्ट्रॉफिक फेलियर से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे स्टम्बल्स और रॉन्ग टर्न्स से आती है जो आपको सिखाते हैं कि क्या काम नहीं करता। किसी भी ऐसे इंसान से पूछिए जिसने कोई स्किल मास्टर की हो या कुछ मीनिंगफुल बनाया हो, वे आपको बताएंगे कि उनकी सक्सेस असंख्य फेल्ड अटेम्प्ट से बनी है। वे बार बार आए, यही फर्क है। राइटिंग को ही ले लीजिए, लोग तब तक वेट करते हैं जब तक उन्हें इंस्पायर्ड फील ना हो, लेकिन इंस्पिरेशन अनरिलायबल होती है। उसका इंतजार करना ऐसा है जैसे बिजली के 2 बार गिरने का इंतजार करना। बेहतर तरीका है बैठना, लिखना, इवन अगर वो खराब हो, और भरोसा रखना कि रेपिटेशन से इंप्रूवमेंट आएगा। फर्स्ट ड्राफ्ट का खराब होना नॉर्मल है, यही प्रोसेस है। वीक फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना फेलियर नहीं है, फेलियर ये है कि आप लिखते ही नहीं। यही लॉजिक बाकी जगहों पर भी लागू होती है। बिजनेस शुरू करना, लैंग्वेज सीखना, रिलेशनशिप को नेविगेट करना। पहली कोशिश शायद ही कभी प्लान के अनुसार जाती है, लेकिन अगर आपकी सेल्फ वर्थ हमेशा सही होने से जुड़ी है तो आप लर्निंग कर्व को टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। आप ग्रोथ शुरू होने से पहले ही हार मान लेंगे। खुद को फेल होने देना और उसे किसी कैटास्ट्रॉफिक मतलब से जोड़कर ना देखना सबसे फ्रीइंग चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी को आपके आउटकम से अलग कर देता है। ये आपको बिना शेम के दोबारा कोशिश करने की जगह देता है। और सबसे जरूरी, ये आपको मोशन में बनाए रखता है, क्योंकि असली फेलियर वही है जब आप खड़े रह जाते हैं, परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हुए, ये उम्मीद करते हुए कि फियर एक दिन खुद चला जाएगा। वो नहीं जाएगा, लेकिन जब आप उसे फाइनल से देना बंद कर देते हैं तो उसकी आवाज धीमी जरूर हो जाती है। यस कहना आसान है, इससे आप अग्रीएबल, ओपन और फ्लेक्सिबल दिखते हैं। लेकिन बहुत सारे यस जल्द ही ओवरवेल्म, डिस्ट्रैक्शन और शैलो कमिटमेंट्स में बदल जाते हैं। रियल मीनिंग नो कहने से आता है, डिलिबरेटली, बार बार और कभी कभी अनकंफर्टेबल तरीके से, क्योंकि हर मीनिंगफुल परसूट
चाहे वो रिलेशनशिप बनाना हो, किसी क्राफ्ट में मास्टरी हासिल करना हो या किसी प्रिंसिपल के अनुसार जीना हो, ट्रेड ऑफ्स मांगता है। आप एक्सक्लूजन के बिना डेप्थ हासिल नहीं कर सकते। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे ऑप्शंस पकड़े रखें, इसका मतलब है कि आप उनमें से ज्यादातर को छोड़ दें। जो व्यक्ति हर अपॉर्चुनिटी को चेज करने की कोशिश करता है, वो खुद को इतना थिन फैला लेता है कि किसी भी चीज में रियल प्रोग्रेस नहीं कर पाता। टाइम, एनर्जी और अटेंशन लिमिटेड हैं। एक चीज पर इन्हें खर्च करने का मतलब है कि आप उन्हें कहीं और खर्च नहीं कर रहे हैं। यही फोकस की कीमत है। और अगर आप ये कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शंस के बीच फंसे रहेंगे, जो अर्जेंट लगते हैं लेकिन अंत में कहीं नहीं ले जाते। ये सोच उस कल्चर के खिलाफ जाती है जो हमेशा डोर्स ओपन रखने के ऑब्सेशन में है। लोग फर्म चॉइसेस लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी बेटर ऑप्शन को मिस कर देंगे। लेकिन सब कुछ करने की फ्रीडम अक्सर कुछ भी सही से ना कर पाने का बर्डन बन जाती है। ट्रू फ्रीडम अनलिमिटेड ऑप्शन से नहीं आती। ये तब आती है जब आप अपने फोकस को नैरो करते हैं, ताकि आप उसके अंदर कुछ मीनिंगफुल बना सकें। इसे एक ट्री की प्रूनिंग की तरह सोचिए। ग्रोथ हर ब्रांच को बढ़ने देने से नहीं आती, ये एक्सेस को काटने से आती है, ताकि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांचेस थ्राइव कर सकें। नो कहना वही तरीका है जिससे आप उस चीज के लिए जगह बनाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके बिना आपकी लाइफ नॉइज से भर जाती है। हाफ फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, हाफ ल्यूकवार्म रिलेशनशिप्स और वेग गोल्स जिन्हें आप कभी पूरा नहीं कर पाते। इस प्रोसेस में वैल्यूज डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस चीज के लिए यस कह रहे हैं, तो आप इफेक्टिवली नो नहीं कह सकते। अगर आपकी वैल्यूज अनक्लियर हैं, तो हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट लगती है, जिसका मतलब है कि असल में कुछ भी ट्रूली इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आपको पता होता है कि क्या मायने रखता है, ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, फैमिली, हेल्थ, तो आप देख सकते हैं कि कौन से कमिटमेंट्स अलाइन करते हैं और कौन से नहीं। यही क्लैरिटी आपको क्लटर को काटने और कॉन्फिडेंस के साथ प्रायोरिटाइज करने की ताकत देती है। बेशक नो कहना अनकंफर्टेबल होता है, लोग डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, आपको सेल्फिश भी महसूस हो सकता है, लेकिन ये डिस्कंफर्ट टेम्पररी है। ऑल्टरनेटिव कहीं ज्यादा खराब है। एक ऐसी लाइफ जो दूसरों के एजेंडाज, फियर ऑफ मिसिंग आउट और इस इल्यूजन से खींची जाती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, और ये कोई फ्लॉ नहीं है, ये एक फैक्ट है। नो कहने की आर्ट में मास्टरी हासिल करना क्लोज्ड माइंडेड या रिजिड होना नहीं है। ये प्रिसाइज होने के बारे में है, इंटेंशनल होने के बारे में है, ऑनेस्ट होने के बारे में है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर वेस्ट करना बंद करने का जो आपके फोकस को डाइल्यूट करती हैं या आपकी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। हर नो दरअसल एक डीपर यस का अफर्मेशन होता है, जो कॉन्शियसली चुना गया है, इनहेरिटेड नहीं है और जिसकी कीमत चुकाने लायक है। डेथ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ज्यादातर लोग सोचना नहीं चाहते। ये अनकंफर्टेबल है, फाइनल है और पूरी तरह हमारे कंट्रोल से बाहर है। इसलिए इसे अक्सर कॉन्वर्सेशंस के मार्जिन्स पर धकेल दिया जाता है, यूफेमिज्म्स के पीछे छुपा दिया जाता है या पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन डेथ की रियलिटी से बचने से लाइफ बेहतर नहीं बनती, ये उसे शैलो बना देती है। जितना हम प्रिटेंड करते हैं कि हम नहीं मरेंगे, उतना ही हम अपना समय उन चीज़ों पर वेस्ट करते हैं जो मायने नहीं रखती। दूसरी तरफ मॉर्टैलिटी का सामना करना क्लैरिटी लाता है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपका टाइम लिमिटेड है, तो आप उसे स्क्वांडर करना बंद कर देते हैं। ट्रिवियल चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है। जिन लोगों को खुश करने के लिए आप खुद को बदल रहे थे, उनकी ओपिनियंस अचानक कम इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। ग्रजेस छोटे हो जाते हैं, पेटी गोल्स खत्म हो जाते हैं, और जो बचता है वो है रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, क्रिएशन, प्रेजेंस। वही चीज़ें जो लास्टिंग वेट रखती हैं। ये याद रखना कि आप हमेशा नहीं जिएंगे आपको ग्राउंडेड बनाता है। ये रोज़मर्रा के ड्रामा को सही पर्सपेक्टिव में रखता है। डिलेड ईमेल रिस्पॉन्स, ऑकवर्ड मीटिंग, सोशल मीडिया जैब, इनमें से किसी का भी ज्यादा मतलब नहीं रह जाता जब आप उन्हें लाइफ की फाइनैलिटी के अगेंस्ट देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ सॉम्बर या जॉयलेस हो जाती है, बल्कि इसके उलट ये ज्यादा डेलिब्रेट, ज्यादा वाइब्रेंट हो जाती है। मोमेंट्स और शार्प महसूस होते हैं,
क्योंकि आप जानते हैं कि वे फाइनाइट हैं। डेथ के बारे में सोचना अवॉइड करने से लोग अक्सर सरफेस लेवल परस्यूट्स के पीछे भागते हैं। स्टेटस, वेल्थ, अपलॉज, ये चीज़ें शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रेयरली सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि ये उस डिज़ायर से ड्रिवन होती हैं कि समहाउ डेथ को आउटपेस किया जाए, अचीवमेंट्स के थ्रू एक इल्यूजन ऑफ इमॉर्टैलिटी बनाया जाए। लेकिन फॉलोअर्स या एक्कोलेड्स की कोई भी संख्या टाइम को हरा नहीं सकती। लेगेसी रिकग्निशन से नहीं बनती, ये कंसिस्टेंट वैल्यूज के एक्शन से बनती है। जो लोग दुनिया पर सबसे गहरा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, वे हमेशा सबसे लाउड नहीं होते। वे होते हैं जो पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं, इंटेग्रिटी के साथ जीते हैं और उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो उनके बाद भी टिकती हैं। चाहे वो मेंटरशिप हो, क्रिएटिव वर्क हो, काइंडनेस हो या इंटेंशन के साथ फैमिली रेस करना हो। ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हमेशा ग्लैमरस नहीं होते, लेकिन मीनिंगफुल होते हैं। और ये उस अवेयरनेस से ड्रिवन होते हैं कि टाइम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। डेथ के बारे में अवेयर होना फियर में जीने के बारे में नहीं है, ये अर्जेंसी और ऑनेस्टी के साथ जीने के बारे में है। ये खुद से कठिन सवाल पूछने के बारे में है। मैं अपने डेज के साथ क्या कर रहा हूँ? मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूँ? मेरे जाने के बाद इवन छोटे तरीके से क्या बचेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिमिटेड टाइम की कीमत के लायक है? हम ये चूज नहीं कर सकते कि हम कब या कैसे मरेंगे, लेकिन हम ये जरूर चूज कर सकते हैं कि उससे पहले अपने डेज कैसे बिताते हैं। डेथ लाइफ की एनिमी नहीं है, ये वही चीज है जो लाइफ को शेप करती है। ये वो एज है जो कैनवस को डिफाइन करती है। और जब हम इसे ड्रेड के साथ नहीं बल्कि क्लैरिटी के साथ फेस करते हैं, तब हम ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जी पाते हैं। आपके पास अनलिमिटेड टाइम, अटेंशन या एनर्जी नहीं है। हर दिन आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि इन रिसोर्सेज को कहां स्पेंड करना है और किसे इग्नोर करना है। आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर कम डिपेंड करती है कि आप कितना केयर करते हैं और ज्यादा इस पर कि आप किस चीज के लिए केयर करना चूज करते हैं। जब आप हर चीज की परवाह करना बंद कर देते हैं, तो आप उन चीजों के लिए स्पेस बना लेते हैं जो सच में मायने रखती हैं। ना कि नॉइज, ना परफॉर्मेंस, ना ही कांस्टेंट सेल्फ पॉलिशिंग, बल्कि वो कुछ वैल्यूज जो सच में रिफ्लेक्ट करती हैं कि आप कौन हैं और आपकी लाइफ किस चीज के लिए खड़ी है। यही वैल्यूज आपको हार्ड चॉइसेस लेने में गाइड करेंगी, रिलेशनशिप्स को शेप करेंगी और आपके सेंस ऑफ मीनिंग को डिफाइन करेंगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप बाकी चीजों को छोड़कर इनके लिए जगह बनाएं। इसका मतलब है उन चीजों को एक्सेप्ट करना जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आउटकम्स, परसेप्शंस और दूसरों की जजमेंट्स, इन पर कंट्रोल पाने की कोशिश आपको एग्जॉस्ट कर देती है। परफेक्शन का पीछा आपको पैरालिसिस में डाल देता है। वैलिडेशन का पीछा आपको एंजाइटी देता है। लेटिंग गो पैसिव होना नहीं है, ये एक्टिव अलाइनमेंट है। ये कॉन्शियसली ये डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ उन चीजों के पीछे भागते हुए वेस्ट नहीं करेंगे जो कोई मीनिंगफुल रिटर्न नहीं देती। पीस इस बात से नहीं आता कि आपने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। ये तब आता है जब आप कुछ असेंशियल चीजों के लिए डीपली केयर करते हैं और बाकी चीजों के प्रति इनडिफरेंट रहते हैं। ये सिनिसिज्म नहीं है, ये क्लैरिटी है। ये फ्रैंटिक मूवमेंट और इंटेंशनल एक्शन के बीच का फर्क है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि आप किस चीज के लिए स्ट्रगल करने को तैयार हैं। आप किस चीज के लिए अपना टाइम, कंफर्ट और एनर्जी ट्रेड करने को तैयार हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए या बिल्ड करने के लिए। यही आपकी रियल वैल्यूज हैं, आपके वर्ड्स में नहीं बल्कि आपके चॉइसेस में। तो खुद से ऑनेस्टली पूछिए, मैं किस पेन को इंड्योर करने के लिए तैयार हूं? मैं किन ट्रेड ऑफ्स को सच में एक्सेप्ट कर सकता हूं? कौन सी वैल्यूज के साथ मैं खड़ा रहूंगा इवन जब ये इनकन्वीनियंट हो? आपका कोई परफेक्ट वर्जन कहीं इंतजार नहीं कर रहा जिसे हसल या एफर्मेशन के जरिए अनलॉक किया जा सके। बस वही वर्जन है जिसे आप हर दिन बिल्ड करते हैं, इस आधार पर कि आप किन चीजों के लिए फक देना चूज करते हैं। उन डिसीजंस को मैटर करने दीजिए, उन्हें अपना बनाइए और उन्हें इनफ मानिए।